हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर करने वाले हैं। तो इंग्लिश की बुक है फ्लैमिंगो और उसका हम सेकंड लेसन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का मीनिंग हम सब जानते हैं। स्प्रिंग एक सीजन होता है जिसमें नए फूल खिलते हैं, पेड़ों की अच्छी ग्रोथ होती है, तो काफी हैप्पीनेस का सिंबल स्प्रिंग सीजन माना जाता है। लेकिन उसका बिल्कुल कंट्रास्ट में ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। तो जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ पे पॉवर्टी के एक लेवल की बात की गई है इन चैप्टर के अंदर। हमारी जो ऑथर हैं अनीस जंग, इन्होंने इन लोगों से वो मिली हैं और उन्होंने अपना जो उनका एक्सपीरियंस है वो उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इनकी बुक है जो उन्होंने 2005 में पब्लिश करी थी। उस बुक में से दो स्टोरी आपके चैप्टर में दी हुई है और दोनों जो स्टोरी है वो काफी इमोशनल अच्छी स्टोरी है। आप पढ़ेंगे आप रिलेट कर पाएंगे इनसे। तो अनीश जंग जो है वो इसी तरीके की स्टोरीज लिखा करती थी जो रियल लाइफ से बेस्ड होती है। वुमेन के लिए काफी स्टोरीज लिखी है इन्होंने और इनकी स्टोरीज स्टोरी नहीं होती थी, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इनका, जो ये लोगों से मिली है बात की है, तो उनको इन्होंने इसमें लिखा है। तो स्टोरी को रीड करने से पहले हम सबसे पहले ऑथर के बारे में रीड करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो है ये इसके पहले पार्ट की वीडियो है, यानी हम इसमें इस कहानी के अंदर दो पार्ट में कहानी डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑथर के बारे में रीड करते हैं। अबाउट द ऑथर। अनीस जंग 1944। तो इनका जन्म हुआ है 15 दिसंबर 1944 को। अभी भी अनीस जंग है। वॉज बॉर्न इन राउरकेला। तो इनका जो जन्म है वो राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। तो इनका जन्म राउरकेला में हुआ था और इन्होंने अपना एडोलसेंस और चाइल्डहुड दोनों हैदराबाद में स्पेंड किया है। शी रिसीव हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने पढ़ाई कहाँ से करी है? इन्होंने हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से अपनी स्टडी को कंप्लीट किया है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। इनके जो मदर और फादर हैं दोनों ही राइटर रह चुके हैं। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग जो है उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ राइटर, अपने करियर की शुरुआत इंडिया से ही करी थी। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी अनीस जंग है उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए लिखा है ना। जैसे आप एक लेटर लिखते हो, लेटर टू एडिटर लिखते हो, तो वो उन्होंने एडिटर काम किया है, कॉलम्स लिखती थी ये न्यूज़पेपर के लिए, और सिर्फ इंडिया में नहीं अब्रॉड में भी। The following is an extract from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzed the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. तो इस जो ये तो आपके जो एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं इनकी बुक से, तो उसमें यही बताती है कि कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो बच्चों की बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन ना, एक सिंपल सेफ लाइफ, वो भी उनको नहीं मिल रही है। किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनके ऊपर ये उनकी दोनों स्टोरीज हैं। तो हम फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग देख लीजिए। लुकिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज को सर्च करना। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करना, बहुत काम करना। रूफ ओवर हिज हेड का मतलब होता है हाउस, छत, छत होना ना, घर के ऊपर, कहते हैं सर के ऊपर छत होना, तो घर के लिए इस्तेमाल किया गया है। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है, चलती चली जा रही है, ऐसी पॉवर्टी। डार्क हटमेंट्स का मतलब होता है छोटी छोटी झोपड़ियां ना, जो हर्ट्स होती हैं उसे कहा गया है डार्क हटमेंट्स। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इसका मतलब होता है बच्चों को फोर्स करना, मतलब आप उन पर बोझ डाल रहे हो, बर्डन डाल रहे हो। तो हमारी स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाते हैं गार्बेज से। गार्बेज मतलब जो कूड़े का ढेर होता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब यहाँ पे जो राइटर, आई का मतलब यहाँ पे ऑथर है, वो पूछ रही हैं साहिब नाम के बच्चे से कि तुम ऐसा, वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो? जो क्या करता है, और ये ऑथर को कहाँ पे मिला? तो ये जो था, ये बच्चा क्या करता है, ये गार्बेज के अंदर गोल्ड, अब गोल्ड का मतलब गोल्ड नहीं होता, आपको सोचिए कोई गोल्ड थोड़ा ना गार्बेज में फेंक देगा। गोल्ड का यहाँ पे मतलब ये है कुछ भी ऐसा जो कि मार्केट में सेल करके पैसा मिल सकता है, उसको गोल्ड कहा गया है।
तो जो बच्चा है वो उसी कूड़े के ढेर में से ऐसी चीजें ढूंढता रहता है, तो उसी तरीके से वो एक दिन ऑथर से मिला। साहिब हैज साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब जो है अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका था। सेड एलिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और वहां पे वो कहाँ से आए हैं? वो ढाका से आए हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, तो ये वहां से इनकी पूरी फैमिली आई है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। और अब मतलब वो इतने छोटेपन में वहां से आया है कि उसकी मेमोरी में भी उसका जो होम है वो नहीं है। मतलब बहुत छोटा था साहिब जब वो यहाँ पर आ गया। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tell him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. और इनकी मम्मी क्या कहती है? इनकी जो मदर है, जो साहिब की मदर है, वो इनको बताती हैं कि जो बहुत स्ट्रोम आए वहां पे, ठीक है, आंधी तूफान आया और उनकी जो फील्ड है, उनके जो घर है, वो सब वहां पे तबाह हो गए, खराब हो गए। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं ताकि सिटी में ही अपना गुजारा कर पाए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो राइटर जो जब राइटर ने ये पूछा कि तुम क्या करते हो, तो इसके रिप्लाई में बच्चा क्या कह रहा है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए मैं कूड़ा बिनता हूँ। ठीक है, और वो इधर उधर देखने लगा। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, यानी ऐसे ही अनसीरियस तरीके से उसने बोला कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और तभी जब राइटर ने उसको बोला कि स्कूल जाया करो, तभी उनको फील हुआ कि मैं कितना मतलब खोखली खोखली एडवाइस दे रही हूँ उस बच्चे को। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो स्कूल जरूर जाता। अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, वो अपनी मर्जी से तो ऐसा कर नहीं रहा कि वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट उनको फील हुआ कि मैंने कितनी होलो एडवाइस दी है इस बच्चे को, यानी खोखली एडवाइस दी है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो बच्चे ने क्या आंसर किया कि मेरे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं, और अगर होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। मतलब बच्चा विलिंग है उसके अंदर जाने की, लेकिन उसके आसपास स्कूल नहीं है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा। इफ आई स्टार्ट इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो एक मजाक के तरीके से बोलते हुए राइटर ने पूछा कि अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूंगी, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब बच्चे को खुशी हुई। अभी बच्चा है ना, वो इतना कैलकुलेशन नहीं लगा सकता कि वो स्कूल बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, तो उसको लगा कि ये रियलिटी में वो स्कूल बना देंगी, और वो उसने यस कहा और स्माइल करने लगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे देखा कि वो भागकर मेरे पास आया। इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abandons in every corner of his bleak world. अब यहाँ पे बोला गया है कि जब उस बच्चे ने पूछा है कि क्या तुमने स्कूल बना लिया, तो उन्होंने क्या बोला कि स्कूल बनने में तो टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनेगा। और उनको बहुत एम्बेरस फील हुआ, बहुत बेकार लगा कि मैं एक छोटे से बच्चे से क्या बात कर रही हूँ, कैसा प्रॉमिस कर रही हूँ जो कि जिसको कोई मीनिंग ही नहीं है ना। और ऐसे प्रोमिस से उसकी दुनिया भरी हुई है। सोचिए, जो वोट देंगे, जो वोट मांगने के लिए आते होंगे, वो उनसे किस किस टाइप के प्रॉमिस करते होंगे कि हम आपको परमानेंट घर दे देंगे, पानी दे देंगे, है ना, वॉशरूम की फैसिलिटी दे देंगे। तो इतने बड़े बड़े प्रोमिस करके वो उनके प्रोमिस पूरे नहीं करते। तो राइटर इसीलिए कह रहे हैं कि उनके लाइफ में पता नहीं ऐसे कितने लोगों ने कितने प्रॉमिस किए होंगे। आगे देखिए। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। जब मैंने उसको, मतलब बहुत महीनों से उसको मैं जानती थी, बात हमारी हो रही थी, मिल रही थी उस छोटे बच्चे से, तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने अपना नाम बताया है साहिबे आलम। ठीक है, आप इनका नाम नोट कर लीजिए, साहिबे आलम उस बच्चे ने अपना नाम बताया। ही अनाउंस ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन्स। बच्चे को नहीं पता कि उसने जो नाम बताया है उसका मतलब क्या है। इफ ही नोज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग देखो क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आलम का मतलब होता है पूरी दुनिया, साहिब का मतलब होता है मालिक। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का जो लॉर्ड है, जो पूरी दुनिया का भगवान है, वो उसके नाम का मीनिंग है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उस बच्चे को उसके नाम का मीनिंग पता चल जाता ना, तो उसको तो बिलीव ही नहीं होता कि मेरा नाम तो इतना बड़ा है, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी सिचुएशन कैसी है कि वो बच्चा स्कूल भी नहीं जा पा रहा और नाम उसका है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आगे देखिए। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। वो बच्चा अनअवेयर है, उसको अपने नाम के मतलब से कोई मतलब ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। ठीक है, और वो घूमता है, स्ट्रीट पे घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और जो उसके साथ जो सारे उसके दोस्त हैं ना, वो सारे बेयरफुट हैं। बेयरफुट का मतलब होता है जिनके पास चप्पल नहीं होती, नंगे पांव जो बच्चे भागते हैं, वैसे हैं वो।
और वो एक बर्ड की तरह, मॉर्निंग बर्ड की तरह सुबह सुबह आते हैं और दोपहर होने तक वो वहां से गायब हो जाते हैं। मतलब ये बच्चे आपको सुबह सुबह कूड़ा बीनते हुए वहां पे दिखाई देंगे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और कुछ महीने बीतने के बाद राइटर जो थी वो हर एक बच्चे को उसके नाम से जानने लग गई थी। वाई आर नॉट यू वेयर चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। बताया नहीं यहाँ पे कि वो बेयर फुट है सारे के सारे, यानी कि वो चप्पल नहीं पहनते बच्चे। अब बच्चे देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जो बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, ठीक है, कूड़ा बीनना एक कैसा काम है, मतलब किसी के पास अगर लास्ट ऑप्शन होगा काम करने का तो वो शायद इसको चूज करेगा। कुछ भी आप काम कर सकते हो, इवन भीख मांगने का काम भी इंसान कर सकता है, लेकिन कूड़ा बीनना मतलब गंदगी में उतरना बहुत बहुत ही ज्यादा, इसके लिए हिम्मत चाहिए। अब वो छोटे छोटे बच्चे अगर इस काम को कर रहे हैं तो सोचिए वो किस लेवल की गरीबी को फेस कर रहे होंगे। और अगर वो इस लेवल की गरीबी को फेस कर रहे हैं तो चप्पल पहनना तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। फिर भी राइटर ने पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो उन्होंने, अब देखिए जो बच्चे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब राइटर ने उनसे ये पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, बेयरफुट क्यों रहते हो, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन किया। तो हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो जो इसके आंसर बनते हैं। तो पहले बच्चे ने देखिए यहाँ पे क्या कहा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि मेरी मम्मी जो है शेल्फ से चप्पल को नीचे उतारती ही नहीं है। ठीक है, ये आंसर सिंपली एक बच्चे ने सिंपल बोला कि मेरे पास चप्पल तो है लेकिन मम्मी जो है वो शेल्फ से नीचे नहीं उतारती हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, और अगर वो उन चप्पलों को उतार भी देंगी तो वो उनको फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, और ये बात किसने बोली, दूसरे बच्चे ने बोली जिसने खुद एक शूज पहन रखे थे और वो शूज मैच नहीं कर रहे थे, मतलब दो अलग अलग टाइप के जूते उसने पहन रखे थे। when I comment on it, he shuffle his feet and say nothing. I want shoes. और जब मैंने उस पर कमेंट किया कि भाई तुमने भी तो अलग अलग से जूते पहन रखे हैं, तो उसने क्या किया, वो कुछ बोला नहीं और उसने अपने पैरों को शफल किया, मतलब अपने पैरों को लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट की तरफ करते हुए उसने बोला कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज से अ थर्ड बॉय, तीसरे बच्चे ने क्या कहा कि मुझे शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको एक पेयर यानी एक जोड़ी चप्पल अभी तक अपनी लाइफ में नहीं मिली, उस बच्चे ने क्या कहा, आई वॉन्ट शूज। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. अब यहाँ पे राइटर कह रही है कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है, मैंने कंट्रीज में ट्रैवल किया है और मैंने वहां पे बहुत से बच्चे देखे हैं जो कि बेयरफुट घूमते हैं। सिटीज में देखा है, विलेज के रोड पे देखा है। और ये ऐसा नहीं कि मनी का जो है लैक ऑफ मनी है, मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिशन है, ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि ट्रेडिशन है, नंगे पैर घूमना जो है एक हमारा रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है। इसमें से किसी एक ने ये एक्सप्लेन किया। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, और मुझे पता है कि ये एक एक्सक्यूज है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पुअर्टी। क्या बताना, परपेचुअल का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कंटिन्यू चलता रहता है। तो राइटर कह रही है कि मैं जानती हूँ कि ये ना सिर्फ एक टाइप का बहाना है अपनी उस गरीबी को छुपाने के लिए जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे आज भी एक स्टोरी याद है जो कि उदीपी के एक इंसान ने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो उस बच्चे ने बताया था कि जब वो एक छोटा बच्चा, एक आदमी ने इनको स्टोरी बताई है कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो एक स्कूल को क्रॉस करके अपने, सॉरी, एक ओल्ड टेम्पल को क्रॉस करके अपने स्कूल जाता था, जहाँ पे वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उसके पापा जो थे वो उस मंदिर के प्रिस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट अ टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। अब देखो यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जो प्रेस्ट है ना, वो उस बच्चे का, ये बच्चा यहाँ पे और ये उसके फादर हैं। तो ये बच्चा वहां पे खड़ा होकर प्रे कर रहा है कि मुझे शूज मिल जाएं, ठीक है, कि उसको एक पेयर शूज मिल जाएं। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद जो मंदिर के बाहर, ये तो उसके फादर थे, ये जो बाहर बच्चा खड़ा था ना, ये अपनी स्टोरी बता रहा है कि अब वो उसी जगह पे उसी मंदिर में एक प्रिस्ट बन गया है। ठीक है, 30 साल के बाद जब मैं उसी टाउन पे गई, ठीक है, उसी लड़के के टाउन में गई, उसी के टेम्पल के पास गई, तो मैंने वहां देखा कि वो सिटी ना पूरा ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। डेसोलेशन का मतलब होता है एम्प्टीनेस। वो पूरी जो जगह है वो डूब चुकी है, एम्प्टीनेस है मतलब खालीपन, वीराना है वहां पे सारी चीजें। इन दी बैकयार्ड, और वहीं मंदिर के पीछे बैकयार्ड में वेयर लिव्ड अ न्यू प्रेस्ट, वहां पे एक नया प्रेस्ट रहता था और उसने रेड और व्हाइट कलर की वहां पे प्लास्टिक की चेयर लगा रखी थी। एक यंग बॉय जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी वहां पे आया, सॉक्स पहन रखे थे और शूज पहन रखे थे, ध्यान दीजिए। और ये वही बच्चा है
जिसके फादर बचपन में शूज मांग रहे थे कि मेरे पास एक शूज हो, और वो बच्चा बड़ा हुआ, प्रिस्ट बना, और उनका बेटा एटलीस्ट ये उनको शूज प्रोवाइड कर पाए हैं, सॉक्स प्रोवाइड कर पाए हैं, स्कूल प्रोवाइड कर पाए हैं, मतलब यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, इसको स्कूल भी दिया गया है, इसको भाई तुम स्कूल भी जाओ। ठीक है, वो बच्चा आया पेंटिंग करता हुआ, जैसे हाँफता हुआ, और उसने अपना जो स्कूल का बैग है वो बेड पे फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. और उनको एक बच्चा याद आया जो कि मंदिर के आगे खड़ा होकर गॉडेस से यानी कि देवी से मांग रहा था एक विश, क्या? लेट मी नेवर लूज देम, यानी कि अगर मुझे चप्पल मिल भी गई है ना तो प्लीज भगवान मैं इसको खोऊं ना कभी भी। मतलब आप समझ रहे हैं, एक तो चप्पल को मांगना एक विश है उनकी, और वो चप्पल उनके पास मेंटेन रहे, खोए ना, ये उनकी दूसरी विश है। मतलब ये भी बच्चे विश मांगते हैं। ठीक है, देखिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो गॉडेस ने उसकी प्रेयर को ग्रांट भी किया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वो शूज, वो जो नया बच्चा है, जो छोटा सा यंग वन, मतलब छोटा बच्चा जो है, वो उसको एटलीस्ट शूज मिल गए। बट मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानती हूँ, ऐसे रैक पिकर्स, कूड़ा बीनने वालों को रैक पिकर्स कहा जाता है, मैं उनको जानती हूँ जो कि हमेशा शूलेस ही रहे हैं, मतलब उनको एक जोड़ी चप्पल या जूते भी नसीब नहीं हुए हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। My acquaintance with the barefoot red picker lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. अब यहाँ पे बात कर रही हैं, देखो एक्वेटेंस कौन होते हैं, मतलब जिनको हम जानते हैं, क्लोजली रिलेटेड नहीं होते, पर वो बस जान पहचान होती है इनके थ्रू की। ठीक है, तो जो राइटर हैं उनके जान पहचान की एक लेडी ने कहाँ पे उनको कहाँ पे लेके गई, वो लीड्स मतलब लेके जाना, कहाँ लेके गई? सीमापुरी नाम की जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे बेयर जो रैक पिकर हैं वो रहते थे। ये जो सीमापुरी है वो दिल्ली के पेरीफेरी पे है, यानी कि जो दिल्ली है ना उसकी बाउंड्री पे, तो उसकी बाउंड्री जो है यहाँ पर सीमापुरी नाम की जगह है। और ये रियलिटी में आप इनको उसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा स्लम एरिया है, झुग्गी वाले जो लोग होते हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। और वहां पे जो लोग रहते हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जैसे कि वहां के लोग बांग्लादेश से भाग के वो हमारे देश में आए हैं, और कब आए थे? 1971 में आए थे। साहिब की जो फैमिली है वो उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इन अ नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर ऑफ मड्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सीमापुरी पहले थी वो बहुत वाइल्डरनेस थी, वहां पे बहुत ज्यादा वाइल्ड वाइल्ड चीजें थी, मतलब जैसे कि अच्छी जो जगह होती है वैसी थी, बट अब वैसा नहीं है, अब वो जगह खाली नहीं है, अब वो जगह खाली नहीं है, बट वहां पे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ मड्स, मड के स्ट्रक्चर है, यानी कि जो घर हैं वो मड के बने हुए हैं। जो उनकी रूफ है वो टीन से बनी हुई है, ठीक है, तारपुलिन से बनी हुई है, मोटा कपड़ा होता है, टेंट का कपड़ा होता है, उसे तारपुलिन कहते हैं, उससे उनके घर बने हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहां पे देखो डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज का ना मिलना, वहां पे सीवेज की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, वॉशरूम्स होते हैं उनकी फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है, घर से गंदा पानी जो निकलता है कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं आता उनके पास। ठीक है, 10,000 से ज्यादा रेक पीकर वहां पे रहते हैं, 10,000 से ज्यादा रेक पीकर की जो फैमिली है वो सीमापुरी में रहती है। दे लिव दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो यहाँ पर 30 सालों से रह रहे हैं और उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड, कोई परमिट नहीं है उनके पास लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और वो भी राशन कार्ड इसलिए बना हुआ है ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उसी राशन कार्ड की वजह से उनको क्या एडवांटेज होता है कि वो ग्रेन्स खरीद सकते हैं, जो राशन होता है ना वो मिल जाता है उनको। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो फूड है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। आइडेंटिटी का क्या करेंगे आप, ना फूड नहीं मिलेगा तो। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। एक ग्रुप था, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक वुमेन का ग्रुप था, उन्होंने देखो क्या बात बोली है, उन्होंने बोला है कि अगर हम दिन के एंड में यानी रात के टाइम अगर हम अपनी फैमिलीज को खिला सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं, और वो बेड पे बिना पेट दर्द के, यानी भूख के मारे जब पेट में दर्द होता है, बिना उसके अगर वो खा के, थोड़ा सा खाना खा के अगर वो जाते हैं, तो वहां पे रहना बहुत बेटर है उन फील्ड्स में रहना जहाँ पे उनको कोई अनाज कोई खाना नहीं मिलता।
यानी ये कह रही है कि हमारा जो बांग्लादेश है वो हरा भरा है, लेकिन हमारे लिए वहाँ पे खाना नहीं है, इसलिए हमारे लिए बेटर ये सीमापुरी है। बहुत बेकार इलाका है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम अपने बच्चों का पेट तो भर पाते हैं। आगे देखिए। ओके, आगे देखिए। आई आस्क, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टार्टर्ड साड़ी। टार्टर्ड का मतलब होता है कोई चीज फट जाती है ना, साड़ी फट जाती है तो उसको सीला जाता है, कुछ ऐसा कपड़े का दूसरा पीस रख के सीला जाता है। तो वैसी साड़ी पहन रखी थी, ऐसी लेडीज ने बात करी उनसे। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, wherever they wherever they find food they pitch their tents that become transit home। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने जो आपका जो बांग्लादेश है जहाँ पे ब्यूटीफुल लैंड है, ग्रीन लैंड है, उसे आप छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? वहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, फील्ड्स हैं, उसे आप छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? तो उन्होंने उसका वही आंसर किया कि वहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास खाने को तो नहीं होता, कुछ भी ग्रीनरी हो, लेकिन अगर खाने को नहीं हो तो हम कैसे रहेंगे वहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे रहना पड़ गया। चिल्ड्रन ग्रोन अप इन देम चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जो बच्चे उनके हैं, जो उनके साथ उनके बच्चे ग्रो हो रहे हैं, वो उनके पार्टनर्स हैं सर्वाइवल में। इसका मतलब वो भी सफर कर रहे हैं, जो माता पिता हैं वो भी सफर कर रहे हैं, और जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उनके साथ सफर कर रहे हैं। एंड सेवरल इन सीमापुरी मीन्स रेड पिकर्स। और बहुत सारे जो लोग सीमापुरी में जो बच्चे रहते हैं उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ रेड पिकिंग ही काम है। Through the years, it has acquired the proportion of fine art. Garbage to them is gold। और अब इतना टाइम हो चुका है कि ये उनका जो काम है ना उन्हें आर्ट की तरह लग रहा है, और वो जो गार्बेज है वो उनके लिए क्या है, उनके लिए वो गोल्ड की तरह है, जिससे वो कुछ भी वैल्यूएबल चीजें बेच कर वो कुछ पैसा ले सकते हैं मार्केट से। इट इज देयर डेली ब्रेड। देखिए गार्बेज की क्या इंपॉर्टेंस है, गार्बेज उनके लिए गोल्ड के जैसा है। गार्बेज से ही उनको उनका डेली ब्रेड यानी खाना मिलता है। गार्बेज ही उनके सिर के ऊपर एक छत दिलाता है। यानी गार्बेज से जो पैसा, वो गार्बेज में से कुछ मिल गया, जैसे आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बोतलें है ना, प्लास्टिक की बोतल उठाते रहते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर घूमते रहते हैं कि कुछ प्लास्टिक की मटेरियल मिल जाए, तो उनको वो बेचते हैं और उनसे उनको पैसा मिलता है, तो वो उनके लिए गोल्ड है, उनके लिए खाना है, उनके सर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट्स इवन मोर। चाहे भले ही वो छत लीक करती हुई हो, अब आप इतनी अच्छा तो ना उससे चीजों से कमा पाएंगे कि बिल्कुल एक अच्छा घर, एक अच्छी छत बना पाए। वो जो छत है वो भी लीक करती है, बट वो फिर भी बेटर है, बच्चों के लिए वो बहुत बेटर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी कॉइन, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। और जो साहिब है वो कह रहा है कि कभी कभी तो मुझे कचरे में से 1 रुपए का सिक्का या फिर 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। वेन यू फाइंड वेन यू कैन फाइंड a silver coin in a heap of garbage, you don't stop searching for three. There is hope of finding more। और यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आपको गार्बेज में से कुछ अच्छा, सिल्वर कॉइन्स का मतलब कुछ अच्छा मिल जाता है, बेचने लायक कुछ अच्छा मटेरियल मिल जाता है, तो उसमें आपके अंदर और लालच आता है कि और क्या पता कुछ और मिल जाए, और इसी तरीके से आप उसमें फिर चीजों को ढूंढते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो गार्बेज के लिए क्या बात कर रहे हैं कि गार्बेज कुछ इस तरीके से है कि गार्बेज का मीनिंग बच्चों के लिए कुछ अलग है और पेरेंट्स के लिए कुछ अलग है। चिल्ड्रन के लिए वो एक वंडर है, ठीक है, ऐसी चीज जिसको वो देख के हैरान होते हैं, एक वंडर है जो कि वहां पे रैप्ड है, किस में से क्या सामान निकल जाए। और बच्चे जो हैं उनके लिए तो ये वंडर है, लेकिन जो एल्डर्स हैं उनके लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, यानी कि बस बड़े लोग किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा उन कचरे के ढेर से चला रहे हैं। एक विंटर की बात है, मैंने देखा साहिब जो था वो एक फेंस गेट के जो नेबर में ही है उसके एक वहां पे नेबरिंग क्लब था, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब है वहां पे। वो बच्चा खड़ा था गेट के पास और वो देख रहा था दो यंग मैन को जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और वो टेनिस का गेम खेल रहे थे। तो बच्चे ने कहा आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और फेंस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि ये कोर्ट है ना, तो यहाँ पे पूरी बाउंड्री बनी हुई है, तो बच्चा यहाँ पे खड़ा होके इन लोगों को यहाँ पे खेलता हुआ देख रहा है, टेनिस का गेम खेलता हुआ देख रहा है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, नो वन इज अराउंड। और उसने क्या बोला, उसने ये कहा कि जब आसपास कोई भी नहीं होगा ना तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो मुझे झूले जो है उसको यूज करने देगा। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हर डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और जब ये उस बात को कह रहा था तो साहिब ने एक शूज पहन रखे थे जो कि टेनिस के ही शूज थे, बट वो उसके ऊपर थोड़े से अलग लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो शर्ट है
वो डिसकलर है, यानी जो होता है ना कपड़ों में से रंग उतर जाता है। तो उसकी शर्ट डिसकलर्ड हो चुकी है, उसके शॉर्ट्स भी ऐसे ही खराब से हैं, डिसकलर्ड है। तो उसके ऊपर वो जो टेनिस के शूज है वो अजीब से लग रहे थे, स्ट्रेंज लग रहे थे। और बच्चा कह रहा है समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये शूज दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, उसने बच्चे ने क्या कहा कि मुझे किसी ने दिए हैं, बट फैक्ट क्या है कि वो डिस्कार्डेड थे। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है, जो चीज हमारे काम की नहीं है और हम उसको फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा, तो राइटर को समझ में आ गया कि ये किसी ने दिया नहीं है, ये फेंके हुए जूते हैं जो किसी रिच बॉय ने फेंक दिए हैं क्योंकि उसके यूज के नहीं थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ द होल, और क्यों वो अबैंडन किए गए हैं, वो जूते क्यों फेंके गए हैं, क्योंकि उसमें एक होल है। ठीक है, एक छेद है। बट वो उस होल वाले जूते की इंपॉर्टेंस साहिब के लिए बहुत ज्यादा है। वो होल उसको बॉदर नहीं कर रहा, साहिब को बॉदर नहीं कर रहा। फॉर वंस हु हैज वॉक बेयर फुट इवन शूज विद द होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, वो बच्चा जो कि नंगे पांव घूमता है उसके लिए एक होल वाला जूता भी एक ड्रीम के जैसा है। बट द गेम इज बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, बट राइटर ये जानती है कि चलो जूता तो उस बच्चे को मिल गया, लेकिन जिस गेम को ये देख रहा है वो गेम उसके रीच से बाहर है, वो गेम तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आप जानते हैं टेनिस गेम है, गेम्स में बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, आप कैसे आप गेम में चले जाएंगे, उसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए कि कोई इंसान आपका खर्चा उठा रहा हो, आपको सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हो, आपकी ट्रेनिंग का पैसा दे रहा हो, तब जाके आप किसी स्पोर्ट में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए राइटर को उस बच्चे का टेनिस की फील्ड में आगे जाना एक बहुत ऐसा ड्रीम लग रहा है जहां तक वो कभी पहुंच पहुंच ही नहीं पाएगा। आगे देखें, स्टोरी खत्म होने वाली है, लास्ट टॉपिक है यहाँ का, ये लास्ट पैराग्राफ है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज जब मैंने सुबह साहिब को देखा तो साहिब मिल्क बूथ जा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर था, यानी डोलची जिसे हम लोग कहते हैं वो था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उस बच्चे ने क्या कहा कि अब मैं एक टी की स्टॉल पे, एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो रोड के पास है। और वो उधर की तरफ डिस्टेंस पे पॉइंट करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे दिन भर का खाना वहां पे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुमको ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और मैंने उस बच्चे के जब फेस को देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि अब वो थोड़ा सा परेशान है, वो चिंता दिख रही है उसके फेस पे, जो एक केयर फ्री लुक होता है ना वो नहीं है उसके चेहरे पे। द स्टील कनस्तर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और अब उस बच्चे को देख के ऐसा लग रहा है कि जो उसने स्टील का कनस्तर यानी कि जो डोलची उसने अपने हाथ में ले रखी है वो बहुत भारी है। किससे, और इससे ज्यादा आसान क्या था, उसका जो प्लास्टिक का बैग था ना वो ज्यादा भारी, वो हल्का था, और ये कनस्तर बहुत भारी लग रहा है उसको। समझिए यहाँ पे राइटर ना वेट वाले भारी की बात नहीं कर रही है। साहेब उस कचरे के, जो उस कचरे का वो पूरा बोरा था, है ना, वो कचरे का उसका पूरा का पूरा कार्टन था, उसको वो बहुत आसानी से उठा पाता था। क्यों? क्योंकि वो उस काम में खुश था। उसको किसी को आंसर नहीं करना, उसको टाइम पे नहीं पहुंचना, उसे किसी की डांट का डर नहीं है, तो उसको वो बहुत लाइट लगता था। ठीक है, जो उसका प्लास्टिक का बैग था। लेकिन अब जो उसने उसके हाथ में जो स्टील का कनस्तर है वो उसका नहीं है, वो किसी और का है, वो मालिक का है। और मालिक क्या करेगा, मालिक को वो बच्चा काम पे टाइम पे चाहिए, वो जो जो बोलेगा वो आप करना है आपको उसको। ठीक है, गलती होगी तो डांट पड़ेगी। तो इस तरीके से चीजों में हमें क्या समझ में आया कि वो अपनी फ्रीडम खो चुका था। ठीक है, देखिए, द बैग वॉज हिज, जो उसका वो जो आप प्लास्टिक का जो बैग था ना वो उसका खुद का था। द कनस्तर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी शॉप, और जो ये कनस्तर है वो किसको बिलोंग करता है, वो टी शॉप के ऑनर को जो है शो करता है, वो उसका खुद का नहीं है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब जो है साहेब अपना खुद का मास्टर नहीं है, उसे किसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। इसलिए वो बच्चा थोड़ा जो उसके चेहरे पे राइटर को दिखा कि वो केयर फ्री लुक उसके फेस पे अब नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी का पहला पार्ट खत्म हुआ जिसमें हमने साहिब आलम की स्टोरी पढ़ी, जिसकी फैमिली सीमापुरी में रहती है और ढाका बांग्लादेश से आई है। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो आपसे डिस्कस करूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।